हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज जो चैप्टर की जो चल रही थी उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में मैं आपको एक तो एटॉमिक मास यूनिट AMU की डेफिनेशन बताऊंगा। इसके बाद इसमें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास, आणविक द्रव्यमान या अणु भार कह सकते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास, सूत्रभार यानी फॉर्मूला मास और औसत परमाणु भार एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा। इन सब के बारे में बताने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमाणु किसी भी परमाणु के भार को कैसे निकालते हैं, क्या होता क्या है वो परमाणु का भार, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार आपको जान लेना है इसके पहले। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना है कि जो AMU होता है, AMU किसके बराबर होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जानना। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इन तीनों की जरूरत हमें लगातार पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का जो भार होता है 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का भार होता है वो प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इस पे आगे चल के इस पे बेसिस आपको न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ये भार हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमाणु का जब भार निकालते हैं तो किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, यानी किस किस के भार को मिला के परमाणु का भार कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि परमाणु का भार ही परमाणु भार होता है उसका, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान जो कहते हैं उसको। तो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी वस्तु, उसका अगर हम भार निकाल रहे हैं तो उसका भार वही होता है जितना उसमें सब्सटेंट होता है, उसकी सब्सटेंट की क्वांटिटी होती है जिससे मिलकर वो बनी होती है। जैसे 1 किलो का कोई गोला है 1 kg का, तो उसमें लोहे का गोला है तो उसका 1 kg जो वेट है वो किसकी वजह से, उसमें जिस चीज़ से मिलकर वो बना है, लोहे से मिलकर बना है, तो जो लोहे का वेट है वो 1 kg है, तभी उस गोले का स्फीयर का जो वेट है वो 1 kg है। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई एक पत्थर है जिसका वेट 5 kg है, तो 5 kg वेट उसका किसकी वजह से है, उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से। उन सब का वेट करेंगे, उनका आपस वो पूरा जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 5 kg आएगा, तभी वो 5 किलो का है। ऐसे ही परमाणु का जो भार होता है उसे परमाणु भार कहते हैं। वो भार किसकी वजह से होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, परमाणु जो है 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और तीनों के भार दिए हैं। अब होता क्या है, जब तीनों के भार ये दिए हैं और परमाणु इन्हीं से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो किसी भी परमाणु का भार उसका परमाणु भार होता है। तो किसी भी परमाणु का भार या परमाणु भार या द्रव्यमान भार जो भी होता है, द्रव्यमान संख्या उसकी जो होती है वो क्या होती है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वही उसका परमाणु भार होता है। अब होता क्या है, इसमें परमाणु भार में ज्यादातर हम करते क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ते हैं। तभी एक बात कही जाती है कि किसी भी परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर के खाली स्थान में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी तो आखिर परमाणु के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनके भार को परमाणु भार में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, उसका रीजन ये है, ये वैल्यू आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg जो है, उसकी वैल्यू प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुछ भी ले लो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, Y1836। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है किसी एक का, दोनों का नहीं, क्योंकि दोनों का लगभग सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उस मास का 1/1836वां भाग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1/1836 गुना होता है। यानी बहुत छोटा मान है इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन के मास का। जब इतना छोटा मान है तो इसको हम नेग्लेबल नगण्य मान लेते हैं, कुछ नहीं है।
इसलिए जब परमाणु का भार निकालते हैं, परमाणु भार को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ते क्योंकि वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो उसमें सामान्यतः जनरली हम क्या जोड़ लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ लेते हैं। इसलिए वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी परमाणु का जो मास होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और याद रखिएगा, देखो 1.6727 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, 1.6750, देखिए 1.67 और 10 की पावर जो है बिल्कुल सेम है, केवल पॉइंट में 0.0027 0.0050 का डिफरेंस है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए मान लिया जाता है मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्स इक्वल टू, लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि किसी भी परमाणु का, यहां पर एक परमाणु मैं बना दूं, परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और त्रिविमीय क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है एन प्लस पी। सबसे पहले मैंने जब आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाया था उसमें मैंने बताया भी था, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, लेक्चर सेकंड में ही होगा, कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, ठीक है ना, ये होता है। इसलिए कहा जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को इसलिए नहीं जोड़ते, बहुत ही नगण्य होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो एक तो आपको ये मुझे बताना था, इन सब का जो भार होता है इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि जब भी किसी परमाणु के मास को निकालते हैं तो क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं लेते हैं। ये सिंपल सी बात थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ठीक है, इसे शॉर्ट में एएमयू बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, कोई भी क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी है, कई हमने पढ़ाई थी आपको, भौतिक राशियां हो, उनको जब तौलते हैं, मापते हैं, तो उनको व्यक्त करने के लिए कोई एक यूनिट होती है, मात्रक होता है। बिना मात्रक के आप उसकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे। जैसे आपका वजन कितना है तो उसमें आप किलोग्राम में अपना वजन बताते हैं, ठीक है ना, कितना बजा है टाइम बताते हैं, सेकंड, घंटे, या कोई भी यूनिट लेते हैं। वॉल्यूम बताते हैं तो लीटर लेते हैं, क्षेत्रफल बताते हैं तो उसका क्षेत्रफल का जो भी है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी यूनिट लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी परमाणु का परमाणु भार बताएंगे तो उसकी भी कोई यूनिट होनी चाहिए। जैसे किसी तत्व का परमाणु भार 24 है तो 24 क्या है, 24 AMU होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु भार को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है या नापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे एटॉमिक मास यूनिट या AMU कहते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। तो ये द्रव्यमान क्या नापती है, द्रव्यमान, यानी AMU जो है द्रव्यमान मापने की बहुत छोटी इकाई है, बहुत ही छोटी इकाई है, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु ही दिखाई नहीं देता कितना छोटा होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो AMU क्या है, AMU किसी परमाणु के द्रव्यमान को नापने की इकाई, एक बहुत छोटी इकाई है, ठीक है ना। तो इसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको U भी कह देते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में, और डाल्टन भी बोलते हैं क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहले बताया था इसे, तो इसे DA से भी कह देते हैं। इसको डिनोट करने के तरीके हैं, AMU लिखेंगे परमाणु भार को, U भी लिख देंगे और DA भी लिख देंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो होता क्या है इसमें कि ये परमाणु के, अब एक चीज और मैं बता दूं कि 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, बल्कि 4 चीजें। परमाणु भार है, अणु भार है, इसके बाद आपका सूत्र भार है, फिर औसत परमाणु भार है। ये सारी चीजों की यूनिट AMU है। AMU से केवल परमाणु भार को, एटॉमिक मास को ही नहीं, बल्कि मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एवरेज एटॉमिक मास, सबको ही दर्शाते हैं, सबकी ही यूनिट है AMU। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जनरली आप याद रख लीजिए, 1 AMU इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के, क्योंकि दोनों का मास लगभग क्या है, सेम। यानी एक AMU की वैल्यू होती है 1.67, ये 2 ही डिजिट तक लेते हैं इसको, या पूरा भी ले सकते हो आप, इतना ले लो, या फिर 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। कैलकुलेशन में 2 ही लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ईजी हो जाती है,
4 डिजिट तक लेंगे पॉइंट के तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एक AMU की वैल्यू भी याद रखिएगा। अब होता क्या है, कार्बन 12 को बेस माना जाता है। अब कार्बन 12 के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 भी होता है प्रकृति में, कार्बन 13 भी पाया जाता है, कार्बन 14 भी पाया जाता है। तो जो डेफिनेशन बनी हो कार्बन 12 को लेकर बनी है। तो कार्बन AMU की डेफिनेशन बनती है कि एक AMU क्या होता है, कार्बन 12 समस्थानिक के। अब कार्बन 12 समस्थानिक क्यों बोला हमने, क्योंकि कार्बन 13 भी है, कार्बन 14, केवल हम बोलते कार्बन के, तो कार्बन कौन सा, 13 के, 14 के, 12, इसलिए बोलते हैं शब्द कार्बन 12 समस्थानिक। बहुत की पॉइंट है, याद रखिएगा। कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु भार के 1/12वें भाग को, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु भार के 1/12वें भाग को क्या कहते हैं, एक AMU कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक AMU की डेफिनेशन क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। 1 AMU इक्वल टू कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु भार बटे 12, इसको याद रखिए। एक AMU की डेफिनेशन यहां से बनती है। कार्बन 12 को, इस डेफिनेशन को बनाने में कार्बन 12 को बेस माना गया है, आधार मान के एक परिभाषा बनाई गई है कि कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु का जो परमाणु भार होगा उसका 1/12वां भाग होगा, उसको AMU कहते हैं। अब 1/12वां भाग क्यों लिया, क्योंकि एक AMU की जो वो बनी है वैल्यू, वो कितनी बनी, 1.67 × 10⁻⁻27। यह भी प्रूफ हो जाएगी। कैसे, फॉर्मूला से निकालते हैं। 1 AMU इक्वल टू कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु भार। कार्बन 12 में आप जानते हो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, ऊपर की संख्या परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दो, यानी 12 - 6, तो न्यूट्रॉन कितने होगा, 6। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से हमें लेना देना है नहीं, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के नाभिक में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो एक AMU की वैल्यू कैसे निकालें, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु भार, परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन का भार प्लस 6 न्यूट्रॉन का भार अपॉन 12। We know that mass of proton is equal to mass of neutron। ये हम प्रूव कर चुके हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर चाहे प्रोटॉन का मास ले लो चाहे न्यूट्रॉन का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 6 प्रोटॉन प्लस, यहाँ 6 न्यूट्रॉन, n की जगह प्रोटॉन का मास ले लो, 6 प्रोटॉन इक्वल अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 12 प्रोटॉन का मास अपॉन 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक AMU की वैल्यू आ गई 12 प्रोटॉन अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल। 1 AMU इक्वल टू कितना हो गया, प्रोटॉन का मास, और वी नो दैट प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो एक AMU की वैल्यू कितनी आ गई, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यही मैंने तो बताया था। देखिए, इसलिए डेफिनेशन बनी है कि कार्बन 12 परमाणु के जो एक परमाणु का जो भार होता है उसका 1/12वां भाग, क्योंकि जब आप 1/12वां भाग करेंगे तो निश्चित है 1/12वां भाग का मतलब है 12 प्रोटॉन है उसमें, यानी 12 न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, या कह लो 12 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास बराबर किसका है, न्यूट्रॉन के मास के। वो 1/12 करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल, यानी एक प्रोटॉन के भार के बराबर आ जाएगा, इसलिए उसकी डेफिनेशन बनी है। अब फिर एक बार देखिए मैंने इसमें क्या बताया आपको, एटॉमिक मास यूनिट AMU को U से भी डिनोट करते हैं, यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको डाल्टन DA से भी दर्शाते हैं। और इसकी परिभाषा होती है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु भार के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। और एक AMU की जो वैल्यू होती है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के बराबर, यानी 1.67 × 10⁻⁻27 होती है। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। अब कैसे होती है ये वैल्यू, मैंने आपको बता दिया। एक AMU बराबर कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का भार बटे 12। तो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु भार में
आपको पता कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन का भार 6 न्यूट्रॉन का भार अपन कितना हो जाएगा 12। तो दोनों को जोड़ा आपने, न्यूट्रॉन का भार बराबर प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर मानते हैं, तो यहाँ पर 6p लिख के 12p 12 प्रोटॉन, अपन 12 12 से 12 कैंसिल। एक एमयू की वैल्यू प्रोटॉन के मास के बराबर होती है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो ये kg में है तो p की वैल्यू ग्राम में कितनी हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो p इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम में माइनस की जो पावर है वो कम हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि 10⁻³ प्लस की इसमें जुड़ जाएंगी, तो माइनस की कम हो जाएंगे अपने आप। तो ये हो गया। तो आपको एक चीज मैं इसको समराइज कर देता हूं आज की वीडियो को, अभी थोड़े जो बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को याद रखो। पहले तो आप इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.6727 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास जो होता है 1.6750 इंटू 10⁻27 kg। अब इसमें क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको इसलिए नगण्य मानते हैं कि उसमें क्या होता है, उसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसका 1/1836वां भाग होता है, यानी बहुत छोटा होता है। इसलिए परमाणु का जब भार निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के भार को छोड़ देते हैं। तो जब भी किसी परमाणु का भार निकाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा, जो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्स इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु का जो भार होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये सब चीजें याद रखिए। तो इसमें मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं और चीजें जो कि मैंने आपको बताया, परमाणु भार, अणु भार, सूत्र भार या फिर औसत परमाणु भार, इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सारी चीजों को मैं अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।